हेलो माय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू बीएसटी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 5 है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है सर, तो देखिएगा लेक्चर नंबर 5 है और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर सरकारी बजट के घटक कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, बिल्कुल सर, देखना ये हो सकता है लेक्चर वीडियो लंबा चल सके, ध्यान रखना। अगर आप लोगों के पास में समय नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को ना देखिए, क्योंकि इस वीडियो को समय निकाल कर ही देखना है अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल सर, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट वगैरह है तो आप दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सर, देखिएगा ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं कि अगर पूरा व्यवस्थित देखोगे समझोगे तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आसानी से अटेंड कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल सर, तो ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा और मैं आपको टॉपिक्स पर ले चलता हूं। तो देखो भाई, सरकारी बजट के घटक, सरकारी बजट के घटक, तो देखो भाई इसको आप लक्षण भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में कहोगे तो क्या कहोगे कि सर कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो देखो भाई सरकारी बजट के मुख्यतः कितने घटक है? 2 घटक है। सरकारी बजट के कितने घटक है? 2 घटक है। एक तो है आपके राजस्व बजट और एक है पूंजीगत बजट। ठीक है, राजस्व बजट को आयकर बजट भी कह सकते हैं, क्लियर है? और पूंजीगत बजट सेकंड आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर एक पॉइंट लिखवाया था कि सरकारी बजट, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट का योग है। ठीक है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट को जब आप प्लस करोगे तो इससे क्या निकलता है? आपके सरकारी बजट। क्लियर है? ठीक है सर, राजस्व बजट को आयकर बजट भी कहते हैं, ये आपको पता ही है, क्योंकि राजस्व का दूसरा नाम ही क्या है? आयकर, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेवेन्यूगत बजट। ओके, बिल्कुल सर। अब देखो भाई कि राजस्व बजट के अंदर भी 2 प्रकार के घटक हैं। राजस्व बजट के अंदर 2 प्रकार के घटक इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपके है राजस्व प्राप्तियां और दूसरा है आपके राजस्व व्यय। ठीक है, कौन कौन से है? एक तो है राजस्व प्राप्तियां और दूसरा है आपके राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियां को आप लोग आयकर प्राप्तियां भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि रिवेन्यूगत रिसिप्ट्स, और इसको आयकर व्यय भी कह सकते हैं, यानी कि रिवेन्यूगत एक्सपेंडिचर। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब देखो कि भाई राजस्व प्राप्तियों के अंदर 2 प्रकार के घटक हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंदर 2 प्रकार के घटक हैं। एक तो है आपके कर राजस्व और एक है गैर कर राजस्व। इसको इंग्लिश में आप कहोगे तो क्या कहोगे सर? तो इसको आप कहेंगे इनकम टैक्स और इसको कहेंगे नॉन इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स, नॉन इनकम टैक्स, लेकिन कौन सा? रिवेन्यूगत है, दोनों ही। ठीक है, ये इनकम टैक्स है लेकिन ये नॉन इनकम टैक्स फ्रॉम रिवेन्यूगत है, लेकिन ये इनकम टैक्स फ्रॉम रिवेन्यूगत है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो इनकम टैक्स के अंदर भी 2 प्रकार के घटक हैं। एक तो होता है आपके डायरेक्ट टैक्स, एक होगा आपके इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब एक होगा आपके प्रत्यक्ष कर और दूसरा होगा अप्रत्यक्ष कर। ठीक है सर। अब देखो कि राजस्व व्यय मतलब रिवेन्यूगत एक्सपेंडिचर, तो रिवेन्यूगत एक्सपेंडिचर के अंदर कौन कौन से घटक होते हैं? तो सर इसमें भी 2 प्रकार के घटक। एक तो आपके होता है योजनागत राजस्व व्यय,
पहला कौन सा है, योजनागत राजस्व व्यय, और दूसरा है आपके गैर योजनागत राजस्व व्यय। दूसरा कौन सा है, गैर योजनागत राजस्व व्यय। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो इधर पूंजीगत बजट के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है, और दूसरा होता है आपके पूंजीगत व्यय। एक तो है आपके पूंजीगत प्राप्तियां, जिसको इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल नेचर रिसीप्ट्स, और इसको आप कह सकते हैं कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसा कि आप अकाउंट्स के अंदर पढ़ते ही हैं। बिल्कुल सर। अब देखो पूंजीगत व्यय के अंदर भी दो प्रकार के हैं। पूंजीगत व्यय के अंदर भी दो प्रकार के, एक तो है आपकी योजनागत पूंजीगत व्यय और दूसरा है आपके गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। समझ में आया? बिल्कुल सर। अब आपको एक एक को बहुत ही अच्छे से पॉइंट को क्लियर करना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि राजस्व बजट क्या होता है और पूंजीगत बजट क्या होता है। सबसे पहले तो आपको इन दो चीज को अच्छे से क्लियर करो कि भाई राजस्व बजट क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, इन दोनों का योग क्या कहलाता है, राजस्व बजट। क्या कह रहा हूं, सिंपल शब्दों में समझना कि राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, इन दोनों का योग क्या कहलाता है, राजस्व बजट। अब इधर देखो पूंजीगत बजट किसे कहते हैं, तो सर पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय, इन दोनों का योग पूंजीगत बजट कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं, तो सर कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर राजस्व और गैर कर राजस्व मतलब इनकम टैक्स, नॉन इनकम टैक्स, इन दोनों का टोटली क्या कहलाता है, राजस्व प्राप्ति या आयकर प्राप्तियां। ठीक है, अब इस सर इनकम टैक्स किसे कहते हैं, तो सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों का टोटल, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों का टोटल। ठीक है, बिल्कुल। अब इधर देखो राजस्व व्यय किसे कहेंगे, तो सर योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजनागत राजस्व व्यय, इन दोनों का योग राजस्व व्यय कहलाता है। अब उधर पूंजीगत व्यय, तो सर पूंजीगत व्यय किसे कहेंगे, योजनागत पूंजीगत व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, इन दोनों का योग पूंजीगत व्यय कहलाता है। ये आप सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि भाई राजस्व व्यय के अंदर कौन कौन से मदे होती है, इनकम टैक्स के अंदर कौन सी होती है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन सी होगी, इनडायरेक्ट के अंदर कौन सी होगी, पूंजीगत प्राप्तियां कौन कौन सी होती है, गैर योजनागत राजस्व के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, उसको और क्योंकि ये तो मैंने आपको सिंपल ट्रिक के अंदर बता दी। अब हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब करेंगे तब हमें कैसे करना है, तो उसके लिए आपको पूरा डिटेल्स के अंदर पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये राजस्व बजट होता क्या। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई राजस्व बजट क्या है, व्हाट इज द रेवेन्यूगत बजट, और सेकंड आपके पूंजीगत बजट की भी पूंजीगत बजट क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल नेचर्स ऑफ द बजट। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करो। अब हम देखते हैं राजस्व बजट के बारे में। ठीक है, इसकी शॉर्ट ले लो तो चलिएगा। अब आपको देखना है कि राजस्व बजट क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले आप समझो राजस्व बजट। तो देखो राजस्व बजट को आगम बजट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है कि सर एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की चालू प्राप्तियों और चालू व्यय के विवरण से है। ठीक है, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत जो भी करंट रिसिप्ट है और करंट एक्सपेंसेस है, उन दोनों का एक्चुअली एस्टिमेट लगाने से। ठीक है ना, मतलब राजस्व खाते के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय को दिखाया जाता है। क्लियर? बिल्कुल सर। देखो सरकार की चालू प्राप्तियां और चालू व्यय का समावेश होता है, जिनसे न तो किसी परिसंपत्ति का निर्माण होता है और न किसी प्रकार की सरकार को देयताएं प्रभावित होती है। ठीक है, मतलब राजस्व के अंतर्गत
राजस्व के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई भी लायबिलिटीज क्रिएट नहीं होती है और किसी भी प्रकार की सरकार को परिसंपत्ति में कमी नहीं होती है। समझ में आया? न तो सरकार को कोई दायित्व उत्पन्न होगा और न तो उसकी जो गवर्नमेंट की जो असेस्ट है उस गवर्नमेंट के असेस्ट में कोई कमी होगी। क्लियर? ठीक। अब देखो कि भाई राजस्व बजट के अंतर्गत कौन कौन सी होती है सर? तो एक तो होती है राजस्व प्राप्तियां और एक होती है राजस्व व्यय। तो सबसे पहले तो हम लोग राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत पूरा देखने वाले कि क्या क्या टॉपिक्स इसके अंतर्गत है। बिल्कुल सर, देखो राजस्व प्राप्तियां क्या होती है? सरकार की वे सभी प्राप्तियां, सरकार की वे सभी प्राप्तियां जिनसे किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है अथवा वित्तीय परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं होती। समझ में आया? यानी कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती है? तो सर जिनमें सरकार को किसी भी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता और दूसरी चीज ये कि सरकार की जो भी वित्तीय संपत्तियां है उस संपत्तियों में कोई कमी नहीं आती। मतलब जस्ट सपोज मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिएगा कोई पर्सन अगर टैक्स पेड कर रहा है तो सरकार का ऐसा कोई दायित्व नहीं है कि वो सरकार आपको उस टैक्स के बदले में वापस आपको कोई पेड करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आया? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने टैक्स कर दिया, ठीक है ना, आपने टैक्स पेड कर दिया और सरकार उसी समय आपको भुगतान करे, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो सरकार के पास में कोई दायित्व क्रिएट नहीं होगा। देनदारी क्या होती है? जिस व्यक्ति से मुझे पैसा प्राप्त करना है वो मेरे लिए क्या है? देनदार। ठीक है, जो है आप अकाउंट्स के अंदर पढ़ते हैं डेटर्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और इसमें न तो किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति में कोई कमी होगी, असेट्स में भी कोई कमी नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है सर। अब देखो कि भाई राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक है, तो देखो राजस्व प्राप्तियों के घटक, राजस्व प्राप्तियों के घटक, तो देखो अब हमें इसके अंतर्गत जानना होगा कि भाई एक तो होता है कर राजस्व और एक होता है गैर कर राजस्व। तो सबसे पहले तो देखो कि कर राजस्व क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अब आपको इसकी बात की खाल के अंतर्गत आपको जानना जरूरी है। इसकी खाल निकालो, तो कैसे निकालनी? देखो सबसे पहले तो है भाई कर राजस्व। ठीक है, क्योंकि पूरा गहरे से जानना जरूरी है इसीलिए कह रहा हूं। कर राजस्व क्या होता है? तो भाई कर राजस्व में सरकार की करों से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। ठीक है, कर राजस्व के अंतर्गत कह रहा हूं कि सरकार जो भी टैक्स के माध्यम से अगर कोई इनकम रिसीव करेगी तो वो किस में जाती है? कर राजस्व के अंदर। समझ में आया? अब उसमें डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है। मतलब कर राजस्व के अंतर्गत वे मदे सम्मिलित होती है जिसमें पर्टिकुलर किसी व्यक्ति पर भी लगाया गया कर हो सकता है और किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी कर हो सकता है। ठीक है, और यह सरकारी अधिकारी द्वारा लगाया गया एक अनुदान होता है जो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर राजस्व के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर भी होता है और अप्रत्यक्ष कर भी होता है। क्लियर है? ठीक है सर। अब देखो कि भाई प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अब ये जानना सबसे जरूरी है। ठीक है, एक तो होता है प्रत्यक्ष कर और एक होगा अप्रत्यक्ष कर। तो सबसे पहले ये देखो कि ये डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि भाई वे कर जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं या जिस कंपनी पर लगाए जाते हैं वह इन करों का भुगतान करता है और इन करों को किसी अन्य पर टाला नहीं जाता है। ठीक है, जस्ट सपोज मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल से क्लियर करता हूं ये टैक्स वाला पॉइंट। देखो मान लीजिएगा ये कोई मिस्टर ए है, ठीक है ना, ये कौन है? मिस्टर ए। भाई ये मिस्टर ए जो कि क्या है? एक्चुअली आय प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है,
ये एक मान लीजिएगा कंपनी भी चला रहा है और ये क्या है एक्चुअली इनकम भी प्राप्त कर रहा है। अब भाई देखो मिस्टर ए जो कि इनकम रिसीव कर रहा है, कंपनी क्रिएट कर रहा है, कंपनियों में काम काज कर रहा है, ठीक है, और वस्तुओं को बेच भी रहा है और आय भी प्राप्त कर रहा है। अब देखिए भाई जब ये गवर्नमेंट पर्टिकुलर इस व्यक्ति पर कर लगाएगी, जब ये गवर्नमेंट इस व्यक्ति पर कर लगाएगी और इस व्यक्ति के माध्यम से जो टैक्स लेगी इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट टैक्स। समझ में आया, क्लियर? भाई देखो यहां पर कमा कौन रहा है, मिस्टर ए है, यहां पर कमाने वाला कौन है, मिस्टर ए है। कंपनी किसकी है, मिस्टर ए की है, ठीक है ना, कंपनी किसकी है, तो सर कंपनी मिस्टर ए की है। मिस्टर ए क्या कर रहा है, बाहर से अपनी आय प्राप्त कर रहा है, अपनी इनकम दे रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी सर, इस व्यक्ति पर ही टैक्स अदा करेगी, इस व्यक्ति पर ही टैक्स लगाएगी, तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कर। समझ में है, यानी कि जो व्यक्ति आय प्राप्त कर रहा है, जो व्यक्ति आय प्राप्त कर रहा है उस व्यक्ति पर या उस कंपनी पर अगर कोई टैक्स लग रहा है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। समझ में आया, ठीक है सर। जैसे आयकर, आयकर का मतलब यहां पर कमाने वाला कौन है, मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए पर जो टैक्स लगेगा वो कौन सा कहलाता है, नॉर्मल इनकम टैक्स। उसी प्रकार निगम कर जो किसी पर्टिकुलर कंपनी पर लगाया जाता है, अगर किसी कंपनी पर टैक्स लग रहा है तो वो नॉर्मली किसमें जाता है, निगम कर, जो कि क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है, ये डायरेक्ट टैक्स है। उपहार कर, जो व्यक्ति गिफ्ट प्राप्त करेगा तो भाई टैक्स भी तो उसी व्यक्ति से लिया जाएगा। उसके बाद जो संपत्ति कर, ठीक है, अगर जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है तो संपत्ति का भी तो भाई टैक्स अदा करना पड़ेगा। उसी प्रकार व्यय कर, ठीक है, एक्सपेंसेस टैक्स, बिल्कुल सर। अब देखो भाई इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, तो सर जिस व्यक्ति पर ये कर लगाए जाते हैं उसी को न चुकाकर किसी अन्य व्यक्ति पर डाले जाते हैं। इसको भी अच्छे से क्लियर करना एग्जांपल से, ठीक है। देखो भाई मान लीजिएगा ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये कौन है, ये एक उत्पादक है, ये एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, बिल्कुल सर। ये एक्चुअली क्या करता है, एक होटल क्रिएट करता है, ठीक है, मतलब होटल का मालिक है। ये क्या है, एक्चुअली एक रेस्टोरेंट का मालिक है, ठीक है, बिल्कुल सर, रेस्टोरेंट का एक मालिक है। ये रेस्टोरेंट का मालिक है। अब देखो भाई मिस्टर एक्स क्या करता है सर, तो मिस्टर एक्स सर एक पिज्जा बनाता है, ठीक है, ये क्या करता है सर, पिज्जा बनाता है, ठीक है सर। अब देखो भाई यहां पर प्रोड्यूसर कौन है, मिस्टर एक्स है, तो गवर्नमेंट टैक्स किससे लेगी, मिस्टर एक्स से लेगी, ठीक है सर। क्यों, क्योंकि पिज्जा बनाने वाला ये व्यक्ति है, मिस्टर एक्स है, ठीक है सर। अब देखो भाई एक व्यक्ति और है, मिस्टर वाई, ठीक है, मिस्टर वाई या चलो मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए को ले रहा हूं, देखो ए ने तो यहाँ पर अपनी इनकम का टैक्स अदा किया है, अपनी इनकम का टैक्स भाग किया है, ठीक है। तो जो व्यक्ति अपनी इनकम का अगर कोई भाग टैक्स के रूप में अगर पे कर रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, कि भाई मेरी इतनी इनकम हुई है और उस इनकम का कुछ पार्ट अगर गवर्नमेंट को दे रहा तो वो डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो मिस्टर ए एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां पर पिज्जा खा रहा है, ठीक है, वहां पर क्या खा रहा है, एक पिज्जा खा रहा है। अब भाई कोई फ्री में तो खाएगा नहीं, बिल्कुल सर। मिस्टर एक्स क्या करेगा सर, पिज्जा खाने के बाद इस व्यक्ति को एक बिल देगा, इस व्यक्ति को एक बिल देगा और उस बिल के ऊपर लिखा होगा कि भाई इतना बिल बन चुका है, ठीक है, और लास्ट में एक चीज लिखा होगा जीएसटी,
क्योंकि सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि जीएसटी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है सर। अब देखो भाई इसके ऊपर प्रॉब्लम ये हुई कि भाई जीएसटी डाला, क्यों भाई? हम लोगों ने तो इनकम टैक्स पे कर दिया है, तो अब यार ये जीएसटी क्यों डाला है भाई? जीएसटी क्यों डाला? खाने वाला बंदा कौन है? मिस्टर ए है, जिसने तो अपनी इनकम का कुछ पार्ट ले दिया। अब ये जीएसटी क्यों डाला? देखो भाई मिस्टर एक्स जो कि क्या कर रहे हैं सर? उत्पादन कर रहे हैं। काम कौन कर रहा है? मिस्टर एक्स कर रहा है। इस बंदे ने एक्चुअली पिज्जा बेचा है, ठीक है? तो पिज्जा जब बेचा है और इस पिज्जे को जब इसने खाया है, ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने ये खाया है और वो व्यक्ति अगर इसका भुगतान कर रहा है, ठीक है, इस पिज्जे का, तो एक्चुअली यहां पर गवर्नमेंट को टैक्स तो कौन दे रहा है? मिस्टर एक्स देगा, ठीक है, क्योंकि टैक्स तो इसके ऊपर लगा हुआ। लेकिन वास्तविक तौर पर जो टैक्स का जो भुगतान किया वो किसने किया? तो सर मिस्टर ए ने किया। समझ में आया? पॉइंट को क्लियर करो। मिस्टर एक्स एक उत्पादक है, गवर्नमेंट ने तो कहा हुआ कि भाई टैक्स तो देना पड़ेगा, बिल्कुल सर देंगे हम। मिस्टर एक्स पिज्जा बना रहा है, मिस्टर ए उस दुकान के अंदर मिस्टर ए उस दुकान के अंदर पिज्जा खाने जा रहा है, उस रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है। पिज्जा खाने के बाद में मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को एक बिल दिया और उस पर कह दिया कि भाई 100 रुपए है, और उसके नीचे जीएसटी भी काउंट है कि भाई 18% या 10% जो भी जीएसटी है, तो वो जीएसटी भी लगा रखा है, ठीक है। अब मिस्टर ए इस बिल का पेमेंट पे करेगा किसको? मिस्टर एक्स को, ठीक है। टैक्स बिल का पेमेंट करेगा, ठीक है। अब ये बिल का पेमेंट करेगा लेकिन टैक्स के साथ में, ठीक है, कि भाई 30 रुपए टैक्स हुआ या 60 रुपए जो भी टैक्स लगा है, तो उस टैक्स के साथ में पे करेगा किसको? मिस्टर एक्स को, ठीक है। अब ये मिस्टर एक्स क्या करेगा सर? तो ये मिस्टर एक्स अब पे करेगा किसको? गवर्नमेंट को। समझ में आया? ये तो इसीलिए किसके अंदर जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। ऐसा क्यों? देखो भाई यहाँ पर टैक्स का भुगतान तो वास्तविक तौर पर किसने किया? मिस्टर ए ने किया है, लेकिन यहाँ पर भुगतान जा रहा है मिस्टर एक्स के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल तौर पर मिस्टर ए ने किया, लेकिन यहाँ पर किसी और के माध्यम से जा रहा है, मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हुआ भाई, यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। जस्ट सपोज मैं अपने एग्जांपल दे देता हूँ। चलो मैं किसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ खाना खाने, ठीक है, बिल्कुल सर, और मैंने 500 रुपए का खर्चा कर दिया, 500 रुपए का खर्चा कर दिया। उस व्यक्ति ने मुझे बिल भी दे दिया और मैंने उस बिल का भुगतान भी कर दिया। उस बिल पर जीएसटी भी लिखा हुआ था और मैंने जीएसटी के साथ में पेड किया। अब देखो भाई मैंने जीएसटी का भुगतान तो किया, गवर्नमेंट को जो पैसा दिया वो मैंने दिया, लेकिन किसी और के माध्यम से। जो मैंने गवर्नमेंट को पैसा दिया है वो किसी और के माध्यम से दिया है, मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट को पैसा दिया है तो ये किसके माध्यम से दिया है? तो सर ये उस रेस्टोरेंट के माध्यम से दिया। उस रेस्टोरेंट का जो मालिक है उस मालिक के आधार पर दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं खाना खा के आया, मैंने बिल का भुगतान कर दिया उस मालिक को, उस रेस्टोरेंट के मालिक को या उस उत्पादक को, ठीक है। अब वो उत्पादक क्या करेगा? गवर्नमेंट को टैक्स पेड करेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर एक्चुअली मेरे और गवर्नमेंट के बीच में इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हुआ है, मेरे और उस गवर्नमेंट के बीच में इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हुआ, क्योंकि मेरे और गवर्नमेंट के बीच में कौन है? एज ए उत्पादक है। समझ में आया? क्योंकि मैंने पे टैक्स पे दिया उत्पादक को और उत्पादक दे रहा है किसको? गवर्नमेंट को। समझ में आया? तो ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि अभी जीएसटी चल रहा है तो जीएसटी के बीच में ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। उसी प्रकार मान लीजिएगा आप कोई मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, मूवी देखने के बाद में आपको एक बिल दिया जाता है कि भाई इस मूवी का इतना चार्ज हुआ, वो आपको पेड देना होगा, ठीक है। उस मूवी के बिल पर भी जीएसटी लिखा हुआ था, ठीक है। अब गवर्नमेंट को जो बिल पेड करेगा टैक्स के साथ में, जो इनकम टैक्स भरेगा वो कौन भरेगा? जो भी उस थिएटर को चला है वो पेड करेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल तौर पर यहाँ पर टैक्स किसने अदा किया? आपने अदा किया। तो यहाँ पर आप और उस
गवर्नमेंट के बीच में इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आप और उस गवर्नमेंट के बीच में कौन है, एज ए वो थिएटर वाला है, समझ में आया? बिल्कुल सर। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर नॉर्मल कौन कौन सी मदें हो सकती है, जैसे कि कोई सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क है, कोई सेवा शुल्क है, बिक्री कर है, वेट है, वाहन कर है, मनोरंजन कर है इत्यादि। क्लियर हो चुका है? ठीक है सर, तो इसको नोट करो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये गैर कर राजस्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है। गैर कर राजस्व व्यय कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो एक बार उसको अच्छे से नोट कर दो, स्क्रीनशॉट दे दो, चलेगा। अब आपके है गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व, ठीक है, यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, देखो सरकार की वे प्राप्तियां जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी प्राप्त होती है, ठीक है ना। मतलब गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा भी इनकम प्राप्त होती है। आप सोच रहे होगे कि सर इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट को इनकम होती है, नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा अन्य स्रोतों से भी आय प्राप्त होती है। कोई जुर्माना है, जैसे कि आपकी कोई फाइन ठोक दी गवर्नमेंट ने, अबे मान लीजिएगा मास्क आप नहीं लगाते हैं, तो मास्क नहीं लगाने पर गवर्नमेंट आपसे फाइन ठोकती है, जुर्माना लगाती है, ठीक है, 200 रुपए का जुर्माना लगाती है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट के लिए तो इनकम ही हुई है ना। तो ये सब किसमें जाते हैं, गैर कर राजस्व के अंदर, ठीक है। जैसे कि सरकारी उपक्रमों में कोई लाभांश है, कोई निवेश पर ब्याज है, कोई लाभांश, सरकार की प्रशासनिक आय है, या फिर कोई जुर्माना है, कोई फीस है, या फिर वनों की आय है, या सेवाओं की कीमत है, जैसे विद्युत है, रेलवे सेवाओं की कीमत आदि, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी कोई फीस है, तो वो क्या है, इसी के अंदर तो कुछ जाता है, समझ में आया। कोई हॉस्पिटल में आप विजिट कटवा रहे, तो वो किस में जाएगा, गैर कर राजस्व के अंदर ही जाने वाला है, समझ में आया। तो ये क्या है, एक्चुअली टैक्स के अलावा जो गवर्नमेंट को अन्य स्रोतों से आय प्राप्त होती है, समझ में आया। तो सरकार नॉर्मल कहां से आय प्राप्त करती है, एक तो डायरेक्ट टैक्स के रूप में ले लेती है, एक इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में लेती है, और एक जो गैर कर राजस्व है उसके माध्यम से, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो भाई कि ये जो राजस्व या आगम व्यय ये होता क्या है उसको देखना, ठीक है। ये राजस्व ये होता क्या है उसको अच्छे से क्लियर करना है। देखो राजस्व प्राप्ति क्या होती है ये तो आपने देख लिया है। अब देखना है राजस्व या आगम व्यय। तो देखो भाई जैसे राजस्व प्राप्तियों के अंदर सरकार को देनदारियां नहीं होती है, तो ठीक उसी तरह इसमें भी देनदारियां नहीं होती है, और इसमें भी सरकार की जो भी परिसंपत्ति है उसमें कोई कमी नहीं होती है, समझ में आए। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि राजस्व व्यय से आशय उस सरकारी व्यय से जिससे किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता या किसी भी प्रकार का देनदारी नहीं होती। जैसे कि कोई राजस्व व्यय का संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्य तथा विविध सेवाओं पर कोई व्यय हो रहा है, या सरकार द्वारा कोई भी उपगत कोई ऋण पर ब्याज अदायगी है, या राज्य सरकारों आदि पर जो भी कोई खर्चा हो रहा है, तो वो सब किसमें जाते हैं, राजस्व है। जैसे कोई सैलरी एवं पेंशन का पेमेंट है, कोई शिक्षा पर व्यय है, स्वास्थ्य पर व्यय हो रहा है, तो वो सब किसमें जाएगा, आपके राजस्व व्यय के अंदर, समझ में। कोई अगर कोई शिक्षा पर व्यय हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल पे कोई एक्सपेंसेस हो रहा है, ठीक है, सरकारी स्कूल में अगर कोई खर्चा हुआ है, तो वो सब किसमें जाती है, राजस्व व्यय के अंदर, समझ में। अगर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही अगर कोई पैसा व्यय कर रही है, या हॉस्पिटल के अंदर कोई पैसा व्यय कर रही है, या फिर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी पेंशन का अगर भुगतान करती है, या आपको भी अगर कोई मान लीजिएगा पेमेंट कर दिया पेंशन के रूप में, तो वो किस में जाता है, एक्चुअली राजस्व व्यय के अंदर, समझ में। इससे सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटीज क्रिएट नहीं होती है,
और न सरकार की संपत्तियों में कोई कमी होती है, ये ध्यान रखना। अब देखो भाई, राजस्व व्यय के घटक, जैसे राजस्व प्राप्तियों के घटक थे, ठीक उसी तरह राजस्व व्यय के भी घटक है। अब कौन कौन से हैं देखो, इसमें एक तो है योजना राजस्व और एक है गैर योजनागत राजस्व। अब इस योजना राजस्व क्या है, तो ध्यान रखना, एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो भी सेंट्रलाइजेशन जो भी स्टेट है, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित जो भी राज्य है, एक्चुअली उनके अनुसार कुछ पंचवर्षीय योजना चलती थी। हालांकि अभी पंचवर्षीय योजनाओं का दौर तो समाप्त हो चुका है, ठीक है, और अभी वर्तमान में बट नीति आयोग लागू है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन गवर्नमेंट जो भी योजना चलाती है तो उन पर भी तो व्यय होता है। कोई भी पंचवर्षीय योजना चलाई या किसी भी नीति आयोग के अंदर कोई लक्ष्य तय कर दिया तो वहां पर भी तो व्यय होते हैं उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पर है कि भाई केंद्र राज्य या केंद्र शासित राज्यों की चालू पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास के निर्धारित भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने से गवर्नमेंट क्या है, उन पर गवर्नमेंट उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक्चुअली खर्चा करेगी। जो भी योजना चलाई है केंद्र सरकार द्वारा है या राज्य सरकार द्वारा है, तो उन योजनाओं को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट खर्चा करेगी। जैसे कि कोई सब्सिडी के रूप में हो सकता है या कोई सहायता के रूप में हो सकता है, ठीक है, या कोई जैसे बीमा योजना के रूप में कोई चल रहा है तो उसके अनुसार भी कोई बेनिफिट हो सकता है, तो उन पर भी तो व्यय होता है, तो वो सब इसमें जाते हैं योजना राजस्व के। हालांकि उसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं कि भी एक तो होता है विकासात्मक होता है, एक होता है गैर विकासात्मक। हालांकि इतना आपको डिवाइड नहीं करना है क्योंकि बाहरी क्लास है इसीलिए कह रहा हूं, ठीक है। अब देखो सेकंड आपके गैर योजनागत राजस्व व्यय क्या होते हैं कि भाई सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य सेवाओं पर जो भी व्यय कर रहे, इकोनॉमिक पर, सोशल पर और जो भी जनरल सर्विस है, अगर वहां पर कोई खर्चा कर रही है तो वो सब इसमें जाएगी गैर योजनागत। जैसे कि कोई उपदान है, कोई सैलरी के रूप में, कोई पेंशन के रूप में या कोई प्रतिरक्षा सेवा के रूप में इत्यादि। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है सर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको केवल और केवल राजस्व बजट के अंतर्गत बता रहा हूं। अब अगली वीडियो के अंदर मैं आपको पूंजीगत बजट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर पूंजीगत बजट के अंदर देखेंगे कि पूंजीगत बजट के अंदर पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, ठीक है सर। तो क्योंकि अगर दोनों को हमने काउंट करते हैं तो लेक्चर एक्चुअली का लंबा हो जाएगा और आप देखोगे भी, ठीक है। इसीलिए एक्चुअली क्या मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पूंजीगत बजट के बारे में, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक्स पूरा एक ही है, ध्यान रखना, टॉपिक्स एक ही चल रहा है कि सरकारी बजट के घटक, ये ध्यान रखना। तो ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड जो कल उपलब्ध होगी, ठीक है। ओके बाय।